7 अक्टूबर 2024 रात के ठीक 11 बजे कराची का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पाकिस्तान का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट। हजारों लोग आ जा रहे थे, लेकिन उसी वक्त एयरपोर्ट से कुछ ही दूर एक काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इस काफिले में थे चीनी इंजीनियर जो पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी में काम करते थे। उनके आसपास थे पाकिस्तानी सिक्योरिटी गार्ड्स। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक एक धमाका, इतना भयानक कि पूरा इलाका हिल गया। एक आत्मघाती हमलावर ने अपनी विस्फोटकों से भरी गाड़ी सीधे उस काफिले में घुसा दी थी। धुआं उठा, चीखें गूंजीं, और जब धुआं छटा, 2 चीनी इंजीनियर मारे जा चुके थे। 17 से ज्यादा लोग घायल। लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं थी। 2021 से 2024 के बीच पाकिस्तान में 20 से ज्यादा चीनी नागरिक मारे जा चुके हैं, और हर हमले के बाद एक ही सवाल उठता है, आखिर चीनियों को कौन मार रहा है? कौन है जो पाकिस्तान की आयरन ब्रदरहुड को चुनौती दे रहा है? पाकिस्तान का आरोप है भारत, RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। लेकिन सच्चाई इतनी सीधी नहीं है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो पूरी कहानी जो शायद आपने कभी नहीं सुनी। हम जानेंगे उन हमलों के बारे में जो सच में हुए, उन समूहों के बारे में जो खुलेआम जिम्मेदारी लेते हैं, और उस भू राजनीतिक खेल के बारे में जो भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 2015 से, जब चीन और पाकिस्तान ने दुनिया को एक बड़ा ऐलान सुनाया, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC। $62 अरब का ये प्रोजेक्ट था चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुख्य हिस्सा। इसका मकसद था पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ना। सड़कें, रेलवे, बिजली घर, पाइपलाइन, सब कुछ। पाकिस्तान के लिए ये सपना था, एक गरीब देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने का सपना। चीन के लिए ये था स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक, अरब सागर तक सीधी पहुंच बिना मलक्का स्ट्रेट से गुजरे। लेकिन इस सपने में एक समस्या थी, बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत, क्षेत्रफल में इतना बड़ा कि अकेले फ्रांस से भी बड़ा, लेकिन आबादी सबसे कम और विकास सबसे पिछड़ा। यहाँ के लोग, बलूच लोग, दशकों से कहते आ रहे हैं कि पाकिस्तान उनके संसाधनों का शोषण कर रहा है। तेल, गैस, सोना, तांबा, सब कुछ निकाला जा रहा है, लेकिन फायदा बलूचों को नहीं मिल रहा। और फिर आया CPEC। बलूच अलगाववादी समूहों ने CPEC को देखा एक नए उपनिवेशवाद के रूप में। उनकी नजर में चीनी कंपनियां आ रही थीं उनकी जमीन लूटने, चीनी मजदूर आ रहे थे उनकी नौकरियां छीनने, और पाकिस्तान सरकार, वो बस चीन की कठपुतली बन गई थी। इसलिए उन्होंने फैसला किया, अगर हम पाकिस्तान को नहीं रोक सकते तो चीन को रोकेंगे। 14 जुलाई 2021, ऊपरी कोहिस्तान जिला, खैबर पख्तूनख्वा। सुबह का वक्त था। एक बस भरी हुई थी चीनी इंजीनियरों और कर्मचारियों से। वे जा रहे थे दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तरफ, एक $4.2 अरब का बांध जो सिंधु नदी पर बन रहा था। ये था पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। बस में थे लगभग 40 लोग, चीनी इंजीनियर, सर्वेयर, मैकेनिक। साथ में थे पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी। और फिर वो हुआ, एक विस्फोटकों से भरी गाड़ी सीधे बस में घुसी। धमाका इतना भयानक था कि बस उड़ते हुए नीचे खाई में गिर गई। आग लग गई। चीखें थमने से पहले ही खामोश हो गईं। 9 चीनी नागरिक मारे गए, 4 पाकिस्तानी भी, 28 से ज्यादा घायल। पाकिस्तान की पहली प्रतिक्रिया, इनकार। विदेश मंत्रालय ने कहा यह मैकेनिकल फेलियर थी, गैस लीक हुई और धमाका हो गया। लेकिन चीन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। चीन ने इसे खुलेआम आतंकवादी हमला और बमबारी कहा, और मांग की दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा। कुछ हफ्तों बाद पाकिस्तान ने अपनी रिपोर्ट बदल दी। अब वो कह रहे थे, हाँ, ये सुसाइड अटैक था और जिम्मेदार था तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक और आरोप लगाया। उन्होंने कहा इस हमले की साजिश अफगानिस्तान में रची गई थी और इसके पीछे था एक इंडियन अफगान नेक्सस, यानी भारत की RAW और अफगानिस्तान की NDS साथ मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन सबूत कोई नहीं, सिर्फ आरोप। दासू हमले के बाद चीन ने अपने नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। पाकिस्तान ने वादा किया अब ऐसा नहीं होगा। चीनी इंजीनियरों के लिए स्पेशल सुरक्षा दस्ते बनाए गए, काफिले में चलने का नियम बना। लेकिन 9 महीने बाद 26 अप्रैल 2022, कराची यूनिवर्सिटी, दोपहर का वक्त, एक वैन आ रही थी कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट की तरफ। ये वो जगह है जहां चीन की भाषा और संस्कृति पढ़ाई जाती है। वैन में थे चीनी शिक्षक हुआंग गुइपिंग, डिंग मुफांग और चेन साई। गेट के बाहर एक औरत बुर्के में खड़ी थी। उसकी उम्र थी 30 साल। उसका नाम था शारी बलूच। जैसे ही वैन गेट के पास पहुंची, शारी ने अपना बटन दबा दिया। धमाका, आग, धुआं। 3 चीनी शिक्षक मारे गए,
पाकिस्तानी ड्राइवर भी। ये था पाकिस्तान में किसी बलूच समूह का पहला महिला आत्मघाती हमला, और इस हमले की जिम्मेदारी ली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की मजीद ब्रिगेड ने। बीएलए ने खुलेआम कहा, ये हमारी पहली फिदायीन महिला थी। शारी बलूच ने बलूच प्रतिरोध के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। लेकिन शारी बलूच कौन थी? वो कोई गरीब अनपढ़ लड़की नहीं थी। वो थी एक MS जूलॉजी, एक स्कूल टीचर, 2 बच्चों की माँ। उसका पति था एक डेंटिस्ट। उसका परिवार था शिक्षित और सम्मानित। तो एक पढ़ी लिखी खुशहाल महिला ने क्यों अपनी जान दे दी? बीएलए के अनुसार शारी बलूच का मानना था कि CPEC उसके लोगों का शोषण है। चीनी प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान को उपनिवेश बना रहे हैं और चीनी नागरिक इस शोषण के प्रतीक हैं। उसने हमले से कुछ घंटे पहले ट्विटर पर अलविदा का संदेश लिखा था। उसके पति ने उसके मरने के बाद ट्विटर किया, शारी जान, तुम्हारे निस्वार्थ कार्य ने मुझे निशब्द कर दिया है, लेकिन आज मुझे गर्व भी है। ये था वो पल जब दुनिया को समझ आया बलूच विद्रोह अब एक नए स्तर पर पहुंच गया है। अब आइए समझते हैं बीएलए को। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। बीएलए की स्थापना हुई 2000 में, लेकिन बलूच विद्रोह बहुत पुराना है, 1948 से, जब पाकिस्तान ने कलात की रियासत को जबरन मिला लिया था। बीएलए एक एथनो नेशनलिस्ट समूह है। उनकी मांग है बलूचिस्तान की आज़ादी। वे मानते हैं कि पाकिस्तान उनकी जमीन पर कब्जा किए हुए है, उनके संसाधन लूट रहा है और उनकी पहचान मिटा रहा है। बीएलए को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। पाकिस्तान ने, चीन ने, ब्रिटेन ने, अमेरिका ने और यूरोपीय संघ ने। लेकिन बीएलए खुद को फ्रीडम फाइटर्स कहता है और CPEC के आने के बाद उनका मुख्य निशाना बन गए चीनी नागरिक। बीएलए का कहना है चीन तुरंत अपने शोषणकारी प्रोजेक्ट्स बंद करे और बलूचिस्तान से निकल जाए, नहीं तो हमारे भविष्य के हमले और भी भयानक होंगे। 2018 में बीएलए ने कराची में चीनी दूतावास पर हमला किया, 4 लोग मारे गए। 2019 में ग्वादर के पल कॉन्टिनेंटल होटल पर हमला, चीनी निशाने पर थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने हमलावरों को मार गिराया। 2020 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला, जहां चीन की भी हिस्सेदारी है, और फिर 2022-2024 के हमले। हर बार बीएलए ने खुलेआम जिम्मेदारी ली। हर बार उन्होंने वीडियो जारी किए, बयान दिए, सोशल मीडिया पर ऐलान किया। तो फिर पाकिस्तान भारत को क्यों दोष देता है? पाकिस्तान का तर्क है बीएलए अकेले इतने बड़े हमले नहीं कर सकता, किसी की मदद जरूर है, और वो मदद आ रही है भारत से। पाकिस्तान अक्सर एक नाम का हवाला देता है, कुलभूषण जाधव। 2016 में पाकिस्तान ने दावा किया कि उन्होंने बलूचिस्तान से एक भारतीय जासूस को गिरफ्तार किया है, नाम कुलभूषण यादव, जो मुबारक पटेल के नाम से ईरान के चाबहार में रह रहा था। पाकिस्तान ने उसका कबूलनामा दिखाया, जिसमें उसने कहा कि वो RAW एजेंट है और बलूचिस्तान में आतंकवाद फैलाने आया था। भारत ने इसे सिरे से नकार दिया। भारत का कहना है जाधव एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर है, जिसे ईरान से किडनैप किया गया और पाकिस्तान ले जाया गया। वो कबूलनामा जबरदस्ती लिया गया। मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक गया। ICJ ने पाकिस्तान को जाधव की फांसी रोकने और कॉन्सुलर एक्सेस देने का आदेश दिया, लेकिन पाकिस्तान के लिए जाधव एक स्मोकिंग गन है, सबूत कि भारत बलूचिस्तान में हस्तक्षेप कर रहा है। 2020 में पाकिस्तान ने एक डॉसियर जारी किया, जिसमें उसने दावा किया कि BLA को 700 आतंकवादियों की एक मिलिशिया बनाने में मदद कर रहा है। $60 मिलियन का फंड दिया जा रहा है। लेकिन एक बड़ी समस्या है, ये सारे आरोप कन्फेशनल स्टेटमेंट्स और इंटेलिजेंस इनपुट्स पर आधारित हैं। कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं, कोई पब्लिकली वेरीफाइबल एविडेंस नहीं। और जब भी पाकिस्तान इन आरोपों को इंटरनेशनल फोरम्स में उठाता है, दुनिया के देश सवाल करते हैं, सबूत कहाँ है? अब आइए देखते हैं बड़ी तस्वीर। भारत के लिए CPEC एक समस्या है। क्यों? क्योंकि CPEC का एक हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है, वो इलाका जिसे भारत अपना मानता है। भारत का ऑफिशियल स्टैंड है, हम CPEC को मान्यता नहीं देते क्योंकि ये इल्लीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी से गुजरता है। लेकिन क्या भारत सक्रिय रूप से CPEC को सैबोटाज कर रहा है? ये सवाल अलग है। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में बलूचिस्तान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बलोच लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया। पाकिस्तान ने इसे भारतीय हस्तक्षेप का सबूत बताया। लेकिन डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट और कोवर्ट ऑपरेशंस में बड़ा फर्क है। सच ये है कि 2021 के बाद से जितने भी हमले हुए हैं चीनी नागरिकों पर, दासू में TTP ने किया, पाकिस्तान के अनुसार जिनके टारगेट अफगानिस्तान में थे। कराची यूनिवर्सिटी में BLA की मजीद ब्रिगेड ने किया, जिन्होंने खुद जिम्मेदारी ली। 2024 के शांगला हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली, लेकिन पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के TTP पर आरोप लगाया।
कराची एयरपोर्ट हमले की जिम्मेदारी बीएलए ने ली, यानी जो समूह जिम्मेदारी ले रहे हैं, टीटीपी और बीएलए, वे पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं, अपनी अलग विचारधारा रखते हैं और अपने अलग कारणों से हमले कर रहे हैं। बीएलए को सीपीईसी से समस्या है क्योंकि वो बलूचिस्तान की आज़ादी चाहते हैं। टीटीपी को समस्या है क्योंकि वो पाकिस्तान में शरिया लागू करना चाहते हैं और पाकिस्तान सेना से बदला लेना चाहते हैं। ये समूह भारत के बिना भी एग्जिस्ट करते थे और एग्जिस्ट करते रहेंगे। 26 मार्च 2024, बेशाम, शांगला जिला। ये था दासू का फिर से हमला। लगभग 3 साल बाद लगभग उसी जगह एक बस जा रही थी इस्लामाबाद से दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तरफ। बस में थे चीनी इंजीनियर, चाइना गेजूबा ग्रुप के कर्मचारी। काराकोरम हाईवे पर एक आत्मघाती हमलावर ने अपनी विस्फोटकों से भरी गाड़ी सीधे बस में घुसा दी। धमाका इतना भयानक था कि बस आग की लपटों में घिर गई और नीचे सिंधु नदी के किनारे गिर गई। 5 चीनी इंजीनियर मारे गए, पाकिस्तानी ड्राइवर भी। इस हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। पाकिस्तान सेना ने 2 महीने बाद घोषणा की, ये हमला अफगानिस्तान में प्लान हुआ था। हमलावर अफगान नागरिक था। टीटीपी के कमांडर मोहम्मद तारिक रफीक ने इसे अंजाम दिया, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान ने इसे नकार दिया। उनका कहना था, ये हमला पाकिस्तान के अंदर हुआ, ये उनकी सिक्योरिटी फेलियर है। और भारत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि भारत पर कोई डायरेक्ट आरोप नहीं था। लेकिन ये हमला एक बड़ी बात साबित कर रहा था। चाहे पाकिस्तान कितनी भी सुरक्षा बढ़ाए, चीनी नागरिक सुरक्षित नहीं हैं, और ये चीन के लिए एक बड़ा सिरदर्द बन गया था। चीन की प्रतिक्रिया समझना जरूरी है। चीन के लिए सीपीईसी सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप है। अगर सीपीईसी फेल हुआ तो पूरे बीआरआई पर सवाल उठेंगे। इसलिए हर हमले के बाद चीन का रुख एक जैसा रहा। हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वो थरो इन्वेस्टिगेशन करे और दोषियों को कड़ी सजा दे। लेकिन चीन ने कभी सीधे भारत पर आरोप नहीं लगाया। जब पाकिस्तान ने इंडियन नेक्सस का आरोप लगाया, चीन ने उसे एंडोर्स नहीं किया। चीन जानता है कि बीएलए एक रियल थ्रेट है। चीन जानता है कि टीटीपी एक रियल थ्रेट है। और चीन ये भी जानता है कि पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी में गंभीर समस्याएं हैं। 2022 के हमले के बाद रिपोर्ट्स आईं कि चीन ने पाकिस्तान से कहा, हमें अपने प्राइवेट सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्टर्स लाने की अनुमति दो। यानी चीन अब पाकिस्तान की सुरक्षा पर भरोसा नहीं करता। जनवरी 2026 में चीन के पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर वांग शाओहोंग पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी से मिले। दोनों ने एक नई जॉइंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म पर सहमति जताई। क्वार्टरली मीटिंग्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग और डेडिकेटेड चाइनीज प्रोटेक्शन यूनिट्स। लेकिन सवाल ये है, क्या ये काफी है? क्योंकि जो समूह हमले कर रहे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। अगस्त 2024 में बीएलए ने ऑपरेशन हीरोफ चलाया। बलूचिस्तान में कोऑर्डिनेटेड हमले जिसमें 70 से ज्यादा लोग मारे गए। अक्टूबर 2024 में क्वेटा रेलवे स्टेशन पर बमबारी, 26 मारे गए। और मार्च 2025 में बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया। 400 से ज्यादा यात्री बंधक, 26 से ज्यादा मारे गए। बलोच विद्रोह अब अपने सबसे खतरनाक दौर में है। तो आखिर इस सब से फायदा किसे हो रहा है? ये सवाल बहुत पूछा जाता है और इसका जवाब जटिल है। पाकिस्तान का तर्क है, भारत को फायदा हो रहा है, सीपीईसी कमजोर हो रहा है, चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप पर दबाव बढ़ रहा है, भारत बिना युद्ध के अपने दुश्मनों को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन इस तर्क में कुछ कमियां हैं। पहली बात, बीएलए और टीटीपी पाकिस्तान के इंटरनल ग्रुप्स हैं जो दशकों से एग्जिस्ट करते हैं। बीएलए 1948 से किसी न किसी रूप में लड़ रहा है। टीटीपी 2007 से एक्टिव है। इन दोनों के अपने ग्रीवेंसेस हैं जो भारत से इंडिपेंडेंट हैं। दूसरी बात, अगर भारत इतना पावरफुल है कि वो पाकिस्तान के अंदर बैठकर हमले करवा सकता है, तो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कर रही हैं? आईएसआई को वर्ल्ड्स बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी में से एक कहा जाता है। वो क्यों इन आरएडब्ल्यू एजेंट्स को नहीं पकड़ पाती? तीसरी बात, जो भी हमले हुए हैं उनमें से ज्यादातर की जिम्मेदारी बीएलए या टीटीपी ने ली है। अगर ये आरएडब्ल्यू की प्रॉक्सी हैं, तो वो खुलेआम क्यों जिम्मेदारी ले रहे हैं? प्रॉक्सी ऑपरेशंस गुप्त होते हैं, खुले नहीं। अब दूसरी तरफ देखें, चीन का नुकसान साफ है। उसके नागरिक मर रहे हैं, उसके प्रोजेक्ट्स रुक रहे हैं, इंश्योरेंस और सिक्योरिटी कॉस्ट आसमान छू रहे हैं। पाकिस्तान का नुकसान भी साफ है। उसकी सिक्योरिटी एजेंसीज फेल हो रही हैं, उसका आयन ब्रदर नाराज है और दुनिया में उसकी इमेज और खराब हो रही है। तो फिर फायदा किसे? शायद किसी को नहीं। शायद ये एक ऐसी आग है जो सबको जला रही है, चीन को, पाकिस्तान को और उन बेगुनाह इंजीनियरों को जो सिर्फ अपना काम करने आए थे। अब बात करते हैं एक और पहलू की। मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ? 22 अप्रैल 2025 को
जम्मू कश्मीर के पहलगम में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए। भारत ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि हमलावर लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे और पाकिस्तान से आए थे। पाकिस्तान ने इनकार किया और फिर शुरू हुआ एक छोटा लेकिन तीव्र सैन्य टकराव। 7 से 10 मई के बीच दोनों देशों ने एक दूसरे पर हवाई हमले किए। भारत ने कहा उसने टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मारा, पाकिस्तान ने कहा भारतीय जहाज गिराए। लेकिन एक बात इंटरेस्टिंग थी, इस पूरे टकराव में चीन का रुख न्यूट्रल था। उसने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने चाइनीज वेपन्स का इस्तेमाल किया, J-10C फाइटर्स, HQ-9 मिसाइल सिस्टम्स, और कुछ एनालिस्ट का कहना है कि रियल टाइम डेटा शेयरिंग भी हुई। यानी जहां तक CPEC की बात है, चीन पाकिस्तान का साथ दे रहा है। लेकिन जब पाकिस्तान भारत पर आरोप लगाता है कि RAW चीनियों को मार रही है, चीन चुप रहता है। क्यों? क्योंकि चीन जानता है कि अभी तक कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है और चीन भारत से अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। ट्रेड में, डिप्लोमेसी में, ये है जियोपॉलिटिक्स की असली खेल। तो अब आखिरी सवाल, सच्चाई क्या है? सच ये है कि पाकिस्तान में चीनी नागरिकों पर हमले हो रहे हैं, ये फैक्ट है। इन हमलों की जिम्मेदारी ज्यादातर BLA और TTP ने ली है, ये भी फैक्ट है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत इन समूहों को सपोर्ट कर रहा है, ये एक एलिगेशन है, फैक्ट नहीं। अब तक कोई पब्लिकली वेरीफाइबल एविडेंस नहीं आया है कि रॉ ने किसी चीनी इंजीनियर को मारने का आदेश दिया। कोई कैप्चर्ड इंडियन ऑपरेटिव नहीं। कुलभूषण जाधव 2016 से पहले का केस है और वो बलूचिस्तान अटैक से डायरेक्टली लिंक नहीं है। कोई इंटरनेशनल वेरिफिकेशन नहीं। लेकिन ये भी सच है कि भारत CPEC का विरोध करता है। भारत के लिए चाइना पाकिस्तान अलायंस कमजोर होना फायदेमंद है और इंटेलिजेंस दुनिया में जो दिखता है वो सब कुछ नहीं होता। इसलिए हम ना तो ये कह सकते हैं कि भारत जिम्मेदार है और ना ही ये कि भारत पूरी तरह बेगुनाह है। जो सच सामने है वो ये है, बलोच इंसर्जेंसी रियल है, TTP का खतरा रियल है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फेलियर रियल है और इन सब के बीच चीनी नागरिक मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान आरोप लगाता है भारत पर, लेकिन खुद की सिक्योरिटी फेलियर, उस पर चुप्पी। और यही फर्क है। पाकिस्तान आज भी 1999 के माइंडसेट में है, कुछ हो जाए भारत को ब्लेम कर दो। लेकिन भारत बदल गया है। 1999 में जब IC-814 हाईजैक हुई थी, भारत को मजबूरन 3 खूंखार आतंकियों को छोड़ना पड़ा था। मसूद अजहर, वही मसूद अजहर जिसने बाद में जैश-ए-मोहम्मद बनाया, वही ऑर्गेनाइजेशन जो आज भी भारत के खिलाफ हमले करता है। उस दिन एक आदमी कंधार की मिट्टी पर खड़ा था, अपमान सहते हुए, मजबूर, बेबस, लेकिन उसने कसम खाई, ये दिन दोबारा नहीं आएगा। 26 साल लगे, लेकिन उसने वो कसम पूरी की। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक इंटेलिजेंस ऑफिसर ने भारत की पूरी सुरक्षा नीति बदल दी, कैसे IC-814 के अपमान से ऑपरेशन सिंदूर तक का सफर तय हुआ, तो ये वीडियो जरूर देखिए। IC-814 से सिंदूर तक 26 साल बाद डोवल का बदला, वो कहानी जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।